आइए आज हम लोग अध्याय 8 भारत का भौतिक स्वरूप इस अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे और इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। आइए देख लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह पर टेथीज सागर था। इस विशाल सागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक दो भूभाग थे। इन दोनों भूभागों में बहने वाली नदियों का पानी टेथी सागर में गिरता था। पानी के साथ बहकर आया मलबा सागर की तलहटी में परत दर परत जमा होता गया और इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण सागर की तलहटी में जमा हुआ परतदार मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में ऊपर उठता गया, जिससे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। और आगे हम लोग देखेंगे अध्याय 8 में भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे गांव या शहर की ज़मीन कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं समतल, कहीं टीले आदि रूपों में दिखाई देती हैं। यह हमारे क्षेत्र का भौतिक स्वरूप है। इसी प्रकार हमारे इसका भौतिक स्वरूप भी विविधतापूर्ण है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं हरे भरे मैदान, कहीं पठारी भूमि है तो कहीं मरुस्थलीय भूमि, कहीं तटीय मैदान है तो कहीं द्वीप समूह। इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के 5 भाग, जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्षिण का पठारी भाग और लास्ट है समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। आगे चलते हैं। आगे हम लोग भारत के आगे हम लोग उत्तर के पर्वतीय भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक और पूर्व में कम है। इसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का अर्थ है हिम धन आलय अर्थात बर्फ का घर। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। और यहाँ एक बात जरूरी ये बतानी है कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में जो बांटा गया है उसके बारे में जानेंगे। पहला है ट्रांस हिमालय, या इसे हिमालय पार क्षेत्र भी कहते हैं। हिमालय पर्वत के उत्तर में है। यह हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख एवं कैलाश पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित केटू है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8611 मीटर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हिमाद्री श्रेणी। यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व के ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला में स्थित है।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है। इस श्रृंखला पर अनेक हिमनद ग्लेशियर हैं, जिनसे कई नदियां निकलती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे हिमाचल श्रेणी। यह हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इस श्रृंखला में श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक एवं रमणीक पर्यटक स्थल हैं। पश्चिम में हिमाद्री और हिमाचल श्रृंखला के बीच कश्मीर की रमणीक घाटी बन गई है। यहाँ की डल झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे शिवालिक श्रेणी। यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसे उप हिमालय भी कहते हैं। यह कम ऊंचाई की श्रृंखला है। इस पर घने वन पाए जाते हैं। आइए हम लोग जानेंगे कि हिमालय पर्वत से हमें क्या क्या लाभ है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा तक एक पहरेदार के रूप में स्थित है। यह बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। और नेक्स्ट है, यह उत्तर की ओर आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। साथ ही दक्षिणी मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर वर्षा कराने में सहायक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उत्तर का मैदानी भाग। आइए देखते हैं उत्तर का मैदानी भाग, जिसमें सबसे पहले भावर एवं तराई को जानेंगे। हिमालय से उतरकर मैदान की ओर आने वाली नदियां अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़, पत्थर एवं अन्य अवसाद बहाकर लाती हैं। नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है। इसे भावर कहते हैं। यहाँ नदियाँ पत्थरों एवं अन्य अवसादों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। आगे ये नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं। भावर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे तराई कहते हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। भावर एवं तराई का क्षेत्र आगे जाकर भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है। आगे हम लोग देखेंगे हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है, जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तर का मैदानी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ या अलूवियल सॉयल मिट्टी से बना है। हम नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आइए हम लोग जानेंगे कि नदी तंत्र क्या है। नदी तंत्र किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ध्यान दीजिए, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि सहायक नदी क्या होती है। सहायक नदी एक नदी जो किसी मुख्य नदी में आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है,
उसे सहायक नदी कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु और सहायक नदियां झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास आदि हैं। यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैला है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा और सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि हैं। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां लोहित, दिबांग, तिस्ता आदि हैं। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। अब हम लोग जानेंगे कि उत्तर के मैदानी भाग का भारत के लिए क्या महत्व। आइए हम लोग जानते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। फलस्वरूप यहाँ कृषि एवं पशुपालन पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे भूमि के समतल होने के कारण यहाँ सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से हुआ है। नेक्स्ट है नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनसे नहरें निकालकर सिंचाई व जल परिवहन का विकास किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसे चीन में सांगपो और भारत में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में मेघना या जमुना नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।